चलो जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था और मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता चुका था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। एक तो मैंने आपको शॉर्ट रन समझाया था। क्या समझाया था? शॉर्ट रन। और दूसरा मैंने आपको समझाया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है। ठीक है। तो जनरली एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट रन का मतलब ये था सर कीनेस थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की ही मदद से हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। दूसरा हमने सिचुएशन पढ़ा था सर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है क्या। अच्छा, इसमें एक और चीज पढ़ा था शॉर्ट रन में कि जो टेक्निक रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। देखो मैं आपको अगर फटाफट से लास्ट क्लास का रिवाइज कराया तो जल्दी से फटाफट से कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने पढ़ा था शॉर्ट रन का। किसका पढ़ा था जी? शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन बेटा वो समय अवधि थी, वो समय पीरियड था जहां पे मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को, मैं इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को हम जब डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे दो फैक्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक टेक्नोलॉजी। एक एम्प्लॉयमेंट और एक टेक्नोलॉजी। सर अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, इफ हम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड इफ हम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा वो एक तरीके से चेंजेबल एलिमेंट है, इसमें चेंज होगा और इसी के चेंज होने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में भी हमारा चेंज होगा। और जो टेक्निक है वो हमारी यहाँ पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सर व्हाट डज इट मीन? मतलब प्रोडक्शन करते वक्त बेटा आपका टेक्निक कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ क्या चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ हायर लेवल ऑफ, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट implies हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा आउटपुट एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा, अगर लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो आउटपुट भी कितना हो जाएगा हमारा, कम। यानी कि हम आउटपुट को चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में चेंज करके, ठीक है। और ये वाला फैक्टर हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ये बेसिक एक तरह से डिफाइन किया था थ्योरी बेटा किसने, केनिंग्स ने, ठीक है बेटा। बोलो। और ये एक बेसिक अजम्पशन पे काम करता है, किस पे काम करता है, अजम्पशन पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। और दूसरा सिचुएशन कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बताया था बच्चे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हालांकि डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। सर जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो जाएगी जी, एग्रीगेट डिमांड की। किसके बराबर हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडी इज इक्वल टू, सॉरी एएस इज इक्वल टू एड भी बोलते हैं, एएस इज इक्वल टू एडी भी बोलते हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। बोलो। और ये दोनों ही बेटा हमारे प्लांट के कॉन्सेप्ट में होते हैं, किस में होते हैं, प्लांट या डिजायर बोल दो, क्या बोल दो, डिजायर, ठीक है। डिजायर या प्लांट के कॉन्सेप्ट में एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले आप एक काम करो, इसको कॉपी करो जल्दी से।
हो गया? हो गया ना? अब इधर देखो, कॉन्सेप्ट है हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इसको ना हम जीडीपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीडीपी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली विल गोइंग टू डिस्कस कि सर हम ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, जिससे हम इकोनॉमी में क्या निकाल सकते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को। तो हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स के अप्रोचेस है। कितने अप्रोचेस हैं? टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, जहां पे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सर सबसे पहली अप्रोच है हमारी, अभी लिखना नहीं भैया प्लीज, जिसको हम बोलते हैं मेन अप्रोच। क्या बोलते हैं? मेन अप्रोच, जिससे बेसिकली विल गोइंग टू डिटरमाइन क्या बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। और एक होती है हमारे पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच। क्या होता है जी? ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशंस ऑफ क्या, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। अच्छा, जब मैं मेन अप्रोच की बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं एएस बराबर एडी अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा? एएस बराबर एडी अप्रोच। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ डेरिवेशन ऑफ एएस इक्वल टू एडी अप्रोच। वो डेरिवेशन कैसे है सुनो, पहले इसी को समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्चुअली। मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट नंबर वन, या इसको ना ए नाम देते हैं। मुझे बताओ, क्या मैं एडी का ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? भाई हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं, सी जी आई और एक्स माइनस एम, याद है? बट हमारे इस पर्टिकुलर सिलेबस में हमने एडी को क्या माना है बेटा, सी और आई, दैट्स इट। ठीक है, बाकी के हमने कंपोनेंट्स को इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता लग गया सर, एडी का हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, सी प्लस आई। ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन है, इसको समझते हैं भाई। एडी तो हमारे समझ में आ गया था, हमने पिछले क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई। हाँ भाई, एग्रीगेट सप्लाई को समझने से पहले मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में। कौन सी दुनिया में? जो कि आप दुनिया कहाँ छोड़ के आ गए हो, ये वाली 11th क्लास में, वो भी आपने सही से पढ़ा नहीं होगा, आई एम श्योर। ओके, मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। सॉरी, willing to sell, can you say the production is equal to supply? नहीं? पक्का? श्योर है? तो सप्लाई ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बात करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की। किसकी? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अभी इसी वक्त, अत्यंत इसी वक्त, राइट? इसको नहीं पता फ्यूचर में क्या है, पास्ट में क्या है, उसको पता अभी क्या है सर। तो सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। क्या बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। बेसिक बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट। मार्केट में किसके लिए होते हैं अवेलेबल, फॉर सेल के लिए, है ना? तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। बोलो। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा सप्लाई को सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बेटा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाऊं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती है, फिर होल फाइनेंशियल ईयर की बात करती है? पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात होती है यहाँ पे। किसकी बात होती है बेटा? इट्स टॉकिंग अबाउट होल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं भैया, हम एक पर्टिकुलर टाइम के प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए माइक्रो सॉरी मैक्रो और माइक्रो में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम सटीकता के साथ इसको प्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। किससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं? प्रोडक्शन से। इट मे बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? डिफरेंट। जब मैं मैक्रो की बात करूं, हम कैलकुलेशन ही कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर एस्टिमेट कर रहे हैं? वही काम तो करेंगे, या तो एक्चुअल निकालेंगे तो एट द एंड,
और अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो एट द बिगिनिंग ये तो ना काम करेंगे। तो सर यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है, भले मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है नहीं है वट एवर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वही हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द माइनर एंड थिन डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई एज पर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड एज पर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं आया समझ में? आ गया? पक्का? इसका अर्थ ये हुआ सर, हमने टोटल प्रोडक्शन को किसके बराबर मान लिया? एक मिनट इधर सुनना। अगर आप टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्या टोटल प्रोडक्शन को आप इनकम के बराबर बोल सकते हैं? क्या ये इनकम है? सुनो, मान लो आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? और एक यूनिट की वैल्यू मान लो 10 रुपए है। कितनी है? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप कितना बोलोगे? 10,000 रुपी। तो 10,000 रुपए क्या है बेटा, आपकी सेल्स रिसिप्ट है। बेचोगे ना इसको, तो दिस इज योर सेल्स रिसिप्ट। नहीं आया समझ से? और यही सेल्स रिसिप्ट बेटा हमारी क्या होती है? इनकम। तो इसका मतलब सब प्रोडक्शन किसके बराबर हो सकता है? इनकम के बराबर हो सकता है, हाँ कि ना? तो यानी कि हमने यहाँ पे ये चीज देखा कि सर, पहले तो हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? टोटल प्रोडक्शन के। टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर है? इनकम के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें अकॉर्डिंगली, कैन वी से दिस कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम? हाँ जी। सिंपल सी बात है ना, जब सप्लाई प्रोडक्शन के बराबर है, प्रोडक्शन इनकम के बराबर है, तो क्या इनकम और सप्लाई दोनों इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के? अच्छा जी। इस हिसाब से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस बराबर सी प्लस एस? भैया हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया। क्या फाइंड किया? फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई का, जो क्या होता है, सी प्लस एस। नहीं आया समझ में? अच्छा आ गया। तो सर अब हमारे पास ना फॉर्मूला है, तो एडी का आ गया। एडी का क्या है? सी प्लस आई। और एस का क्या है? तो सर जब मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, डेरिवेशन ऑफ मेन अप्रोच। मेन अप्रोच मतलब एस बराबर एडी अप्रोच। बोलो बेटे, या अब सर जब मैं एएस बराबर एडी अप्रोच की बात करता हूं, तो मुझे बताओ क्या मैं एएस की जगह ये लिख सकता हूँ क्या? एडी की जगह मैं सी प्लस आई लिख सकता हूँ? तो वो बीच में प्लस का साइन क्या हो गया? इक्वल टू होगा ना? हाँ जी। और जब ये डिविजिबल है तो क्या सी से सी कट गया? हाँ, तो क्या यहाँ पर एस बराबर आई हो गया? तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच कहता है, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, वहां पर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो यानी कि इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के हमारे पास दो अप्रोच हो गए। एक तो मेन अप्रोच एडी, एस बराबर एडी, और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो कि डेरिवेशन ऑफ मेन अप्रोच है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। समझ में आए? बोलो, लिखो।
तो यहाँ पे बेटा अब हम वन बाय वन इन अप्रोचेस के सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले विल गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या एएस इक्वल टू एडी अप्रोच। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एएस इक्वल टू एडी अप्रोच। चलिए, तो सबसे पहले ना इसका मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, आप लिखिए, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ उसको डिटेल में। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। तो सबसे पहले आप थ्योरी लिखिए फटाफट से। तो जो केनिंज है, इन्होंने अज्यूम किया एग्रीगेट सप्लाई को एज परफेक्टली इलास्टिक। क्या अज्यूम किया बेटा इन्होंने इसको परफेक्टली इलास्टिक? व्हाट डज इट मीन? हाँ जी। दैट सप्लाई increases proportionate to demand without causing any change in the journal price level. journal price level. ओके, अब इसका क्या मतलब है सर? देखो, इधर सुना ध्यान से प्लीज। सर जब हम केनेस की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने अज्यूम किया है एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक। क्या माना है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। अगर मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास में लेके चलूं, परफेक्टली इलास्टिक मैंने एक डायग्राम आपने पढ़ा हुआ इस तरीके से। ये वाई एक्सेस हो गया आपका, ये एक्स एक्सेस हो गया। नीचे आपका क्या था क्वांटिटी सप्लाई। क्या था? क्वांटिटी सप्लाई। और यहाँ पे क्या था? प्राइस। है ना? ये मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ अभी, ध्यान सुनना प्लीज। और जब एक ऐसी सिचुएशन होती थी जब हम एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? एस इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है, बट हमारी सप्लाई क्या हो रही है? बट कितनी हो रही है? वी कैन नॉट डिफाइन इट। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना चेंज हो रहा है। राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पर केनेज ने इसको क्या माना है? परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट डज इट मीन? ये कह रहा है सर जो सप्लाई है ना वो इंक्रीज होगी प्रोपोर्शनेट डिमांड। जैसे इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ इंक्रीज इन डिमांड बाय 10%, अगर डिमांड में क्या हो रहा है? 10% से क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो भैया सेम चेंज किस में होगा? ऑल्सो इंक्रीज इन सप्लाई बाय कितने से? 10% से। मतलब देखो, मतलब डिमांड के प्रोपोर्शनेट में काम कर रही है हमारी क्या? क्योंकि देखो ना बेटा, लॉजिकली मुझे बताओ, कैन वी चेंज डिमांड? सर डिमांड तो हमारे हाथ में है नहीं ना, डिमांड तो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो तो चेंज ही हो अपने आप होगा। कैन कंट्रोल द सप्लाई। हाँ, हम डिमांड के हिसाब से क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही यहाँ इसीलिए बेटा यहाँ पर एएस को हमने क्या माना? परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? पक्का? हाँ जी। अच्छा, लिख लो उसको, लिखो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done?
देखा बच्चों। हम्म। अब जरा सुनना ध्यान से। ऊपर पॉइंट तक तो समझ में आ गया होगा आपको। है। अरे यार। चलो देखो। सर यहाँ तक हमने पढ़ा कि एएस हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि सप्लाई चेंज होगा। किसके चेंज होने से? डिमांड के चेंज होने से, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस हमारा जनरल प्राइस लेवल क्या है? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इसमें हमने एग्जांपल भी देखा, अभी तो देखा। ध्यान से देखना प्लीज। कहते हैं ओइंग टू, क्या लिखा हुआ है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जो परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर है किसका? एएस का। किसका? एएस का। तो केनेज ने कंसीडर किया जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो एक पैसिव डेटर्मिनेंट होगा किसका? इक्विलिब्रियम जीडीपी का। पैसिव का मतलब है ये इनएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? भाई तभी एक्टिव होगा जब डिमांड चेंज होगी। ये तभी एक्टिव होगा जब क्या चेंज होगी? डिमांड चेंज होगी, ठीक है। तो ही ट्रीट इसने ट्रीट करा एडी को एक प्रिंसिपल डेटरमिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। मतलब अगर एडी में चेंज हुआ वो हम सप्लाई को चेंज करेंगे। इसका मतलब हमारे इक्विलिब्रियम को प्रभावित कौन सा फैक्टर कर रहा है? एडी। इसको प्रिंसिपल एलिमेंट माना है। क्या माना है बेटा? प्रिंसिपल एलिमेंट। समझ में आए? करो। का ना। भैया सुन ध्यान से। एएस हमारा यहाँ पे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। इसकी वजह से हमने इसको क्या माना? पैसिव एलिमेंट। क्या माना? पैसिव एलिमेंट। और इसमें तभी चेंज होगा जब डिमांड पे चेंज होगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम को असल में डिटरमाइन करने वाला फैक्टर कौन सा हो गया? एडी हो गया। क्या हो गया जी? एडी हो गया। समझ तो आया नहीं सर हमारे? नहीं आया ना? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा अब सुनो। अभी भी हमने इसको पूरा डिस्कस नहीं करा है। ये हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, एस इक्वल टू ईडी वाली। अब इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे सिचुएशन चलेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे इधर देखो। आपने ना एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, सी प्लस आई। पढ़ा था ना? सी प्लस आई में सी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट क्या आई पढ़ा चुका हूँ? आई मतलब क्या है? आप निवेश, अर्थात इन्वेस्टमेंट। है जी। अरे बोल लिया करो नलायक हो। हाँ तो निवेश तो हमने पढ़ा नहीं था चैप्टर नंबर 6 में। खाली कंजम्पशन तो पढ़ा था। हाँ। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वी कैन बाइफरकेट इट इन टू पार्ट्स। देखो, चैप्टर नंबर 1 में आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा हुआ है, जहां पर आपने पढ़ा था फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना। बट यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ सुनना ध्यान से। एक तो होती है यहाँ पर हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब चलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। इसको ना मैं इंडिपेंडेंट भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका? इसका ना एग्जांपल समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इन इकोनॉमिक, इन इकोनॉमी, इफ चेंज इन इनकम, क्या हो रहा है बेटा? इनकम में चेंज हो रहा है, एंड नो एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम भले ही चेंज हो रही है, बट क्या चेंज नहीं हो रही बेटा? इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। हाँ। तो सर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं जी? और मतलब ये एक तरीके से क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। भला इनकम बढ़े या भला इनकम घट जाए, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा इकोनॉमी में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा ऑन द अदर साइड, अगर मैं इंड्यूस बोलूं तो इंड्यूस को डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट। तो एग्जांपल से समझो। कहते हैं इन इकोनॉमिक, अगर इफ चेंज इन इनकम होता है, क्या होता है? चेंज इन इनकम, तो यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या है? यानी कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंड है इनकम के ऊपर? डिपेंड है। इनकम के चेंज होने से इसमें भी चेंज हो जा रहा है। अच्छा सुनो।
तो सर जब मैं एडी का फॉर्मूला यूज करूंगा, एडी का क्या, सी प्लस आई वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो सर इसमें आई में क्या मानूं, कि आई इंड्यूस रहेगा या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहेगा, है जी। तो यहाँ पर अगर मैं कीनिंच के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो उन्होंने कहा है ये आई जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड निकालते वक्त आई हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया, नहीं आया नालायक हो गया समझ में, देखो उसको। हो गया। चलो एक बार थ्योरी लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिखो हेडिंग, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। लिखो, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू which is independent, which is independent of the level of income, of the level of income in the economy, of the level of income in the economy, full stop, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसी में, it is constant, it is constant comma, it is constant comma, no matter, no matter what the level of income, no matter what the level of income, इनकम का क्या लेवल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। बोलो जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। लिखना, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट which changes with sorry which changes with change in income,
चलिए अब हम बिहेवियर ऑफ एडी समझेंगे और इससे डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। किसको डिटरमाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल को। सो दिस इज वाई, और वाई हमारे किसके बराबर होगा? ए इसके। सी आई, एडी इजकल टू सी प्लस आई। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। कंजम्पशन है हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। क्योंकि आई क्या है बेटा यहाँ पे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, सी और आई को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एडी। बोलो भाई। 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। नो लिसन प्लीज। यहाँ देखो, ये एएस कितना है? एडी कितना है? 60 60 है ना? बोलो भैया। तो इधर देखो, अगर मैं यहां से लेकर ये सिचुएशन बनाऊं, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर मेरी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर है। तो जब इकोनॉमी में इनकम हमारी कितनी है? 60। एएस बराबर एटी एक दूसरे के क्या हो गया है? बराबर। तो यानी कि यहाँ पे क्या अचीव हो चुका है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या फिर जीडीपी। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो चुका है। समझे ना? बना लो इसको। बना लिया? एक इसका नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिख लो जरा। एक्सप्लेनेशन लिख लो। लिखो, एट द लेवल ऑफ इनकम 60, at the level of income 60, comma, the aggregate supply, the aggregate supply become equal to, aggregate demand. So accordingly in economy, what producer intend to produce, what producer intend to produce is exactly equal to what buyer intend to buy, what buyer intend to buy. So this is the level of equilibrium. So this is the level of equilibrium. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं जी। नहीं, हम इससे बना डायग्राम बना रहे हैं।
डायग्राम बड़ा बनना चाहिए, बता रहा हूँ। तोड़ ही जाएंगे हड्डियां। और स्केल वगैरह लेके नहीं आया हो? जुगाड़ नहीं, स्केल चाहिए मेरे को। क्या यार तुम बच्चे यार, कैसे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोग? शर्म करो रे, शर्म। तो तुम्हारा हो गया? ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन लिखो। तो सुनो, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करा है, वैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, डायग्राम जो फिगर नंबर 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, है ना? लिखो। पॉइंट नंबर 1, इन अबव फिगर नंबर 1, इन अबव फिगर नंबर 1, एग्रीगेट, इन अबव फिगर नंबर 1, सॉरी, फिगर नंबर 1 के बाद लिखना इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट is representing, equilibrium level of output is representing with the help of diagram। तो सर फिगर नंबर 1 में हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। लिखो, इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड, इन वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड, ब्रैकेट में सी प्लस आई लिख लेना, एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट में सी प्लस आई लिख लेना, एंड इन एक्स एक्सिस इनकम, and in x-axis income is represented, income is represented in the economy। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। पॉइंट्स डालने भाई, पैराग्राफ थोड़ी है, पॉइंट डाल, बेवकूफ इंसान। प्रेजेंटेशन क्या होगी फिर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। A straight line which is parallel to x-axis, a straight line which is parallel to x-axis
x axis showing autonomous investment, showing autonomous investment in the economy, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहती है हमारी? कांस्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए। सी लाइन, सी लाइन which is starting from 20, C line which is starting from 20, starting from 20 is representing different level of consumption, is representing different level of consumption। ये अलग अलग लेवल शो कर रही है किसकी बेटा? कंजम्पशन की। बोलो जी। ओके नेक्स्ट लाइन चलिए। AD line, AD line which is starting from 30, AD line which is starting from 30 is representing, starting from 30 is representing aggregate demand, aggregate demand। Then next line से लिखो। Y line which is starting from 0, Y line which is starting from 0, which is starting from 0 is representing, is representing different level of income, is representing different level of income in the economy। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए। एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई वेयर aggregate supply, where aggregate supply is equal to aggregate demand, aggregate demand, it is a point of, it is a point of equilibrium in the economy। फुल स्टॉप। समझे? तो जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहां पे बेटा हमें एएस और एडी दोनों बराबर हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या अचीव हो रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हो गया बेटा हमारा अप्रोच नंबर 1 कंप्लीट हियर, जहां पे हमने एएस बराबर एडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू।